वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे साथ में। मैं अदिति आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और बहुत ही शानदार सक्सेस स्टोरी। इस सक्सेस स्टोरी में हमारे साथ हैं अमनीत कौर जी, और होपफुली मैं इनका नाम ठीक तरीके से ले रही हूँ, बट अमनीत जो है वो हमारे साथ में है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर 2 है इनका, और साथ ही साथ कैसे इन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया वो तो एक कहानी है ही। साथ ही साथ एक कहानी आज इनसे डिस्कस भी करेंगे कि इतने रेयर सब्जेक्ट्स के साथ में कैसे एक अलग जंग होती है पूरी सोसाइटल, मुझे लगता है कि एकदम सोसाइटी लेवल पे एक जंग होती है कि कैसे अपने सब्जेक्ट्स को जस्टिफाई किया जाए, और उसके बाद में उस एग्जाम को क्वालिफाई करना जो नेशन वाइड सबसे डिफिकल्ट एग्जामिनेशन में से एक आता है। वो सारी कहानी आज हम लोग बात करेंगे अमनीत से, जिनके साथ में हम ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। अमनीत, स्टार्टिंग फ्रॉम द जर्नी ऑफ कोर्स कि आपका क्या बैकग्राउंड रहा, कैसे रहा, हम सबसे पहले ऑफ कोर्स बच्चे जानना चाहेंगे सब्जेक्ट आपका क्या था जिसको लेकर मैं इतना प्रेज कर रही हूँ। सब्जेक्ट क्या था आपका, पेपर जो है उसमें कितने नंबर आए, ये सारी कहानी से शुरू करते हैं आप लोग, आपकी जर्नी। मैम, नाम मेरा अमनमीत है वैसे, इट्स अमनमीत। तो अमनमीत, हाँ जी। तो वैसे नाम में कुछ रखा नहीं है, तो हम काम की बात करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम जैसे हर बच्चे का होता है कि पेरेंट्स बचपन में हमें को करिकुलर एक्टिविटीज की तरह म्यूजिक एक सब्जेक्ट है वो कराते हैं कि थोड़ा बहुत गाएंगे तो अच्छा रहेगा, और लड़की है तो गाना ही चाहिए, उसको कुछ तो आना चाहिए ऐसा। तो वैसे मेरे भी मेरी मम्मी की आवाज बहुत अच्छी है, तो बचपन में जैसे सीखूं मैं तो कीर्तन कराते हैं, तो कीर्तन सीखा बचपन में वैसे ही फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड तक। तो पहले तो मम्मी सिखाती थी, उसके बाद फिर धीरे धीरे रागी जी से ऐसे घर पे चले गए, कभी सीख लिया, थोड़ा बहुत चले जाते थे उनके पास। फिर अगर 7th स्टैंडर्ड में आगे मुझे लगा, मतलब मम्मी पापा को लगा कि थोड़ा बहुत करना इसको अच्छा लगता है, तो मेरे को क्लासिकल थोड़ा बहुत सिखाना शुरू किया। क्लासिकल म्यूजिक में लेकिन तब कुछ नहीं पता था, ऐसे बस लिख लिया राग और बस देख के याद किया, हो गया। मैं धीरे धीरे फिर इंटरेस्ट इतना बढ़ गया था। मैं मेरी टीचर थी स्कूल में, वैसे मेरी म्यूजिक टीचर, मेरी इवन प्रिंसिपल मैम आज तक भी जब मेरा ये रिजल्ट आया तो उन्होंने स्पेशली मैसेज भी किया और कमेंट किया मेरे फेसबुक पर कि मैं बहुत प्राउड हूँ ऐसा करके स्कूल प्रिंसिपल में। तो मेरी म्यूजिक टीचर वैसे उनका देहांत हो गया था कैंसर की वजह से, लेकिन वो बहुत प्यार करती थी। तो मेरी एक मैम थी इकोनॉमिक्स की +1, उन्होंने बस ऐसे ही कभी बोला था कि वो डीयू की पढ़ी हुई थी। उन्होंने मतलब बहुत इंस्पायरिंग सी वो टीचर है, बहुत ही अच्छी है, शाइनी पहुजम है। उन्होंने ऐसे बोला मुझे कि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, मतलब यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, अच्छे कॉलेज में चले जाओ और वहां से तुम अगर म्यूजिक भी करना चाहती हो तो तुमको कंपटीशन मिलेगा, अच्छा एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा। क्योंकि जो अगर मैं बरेली यूपी से हूँ, तो यहाँ पर ना तो इतना कंपटीशन होता है, ना ही उस समय अच्छा कॉलेज था म्यूजिक के लिए, इतना तो कुछ कराया नहीं जाता यहाँ पर भी। तो फिर वहीं का एक एम बना लिया था मैंने +1 में कि अब म्यूजिक ही करना है और वहीं से ही करना है। तो वो भी एक बहुत ऐसी स्टोरी थी कि एक ही जगह का भरा था मैंने फॉर्म, सिर्फ डीयू का, होगा तो होगा ऐसा वाला था, भर दिया, लकीली हो भी गया। उसके बाद वहां से बैचलर्स किया, बीए ऑनर्स म्यूजिक से किया था। उसके बाद फिर मास्टर्स किया। तो मास्टर्स में ऐसा हुआ कि वहाँ जो एंट्रेंस एग्जाम था वहाँ का मास्टर्स का, तो वहाँ थियरी भी होता है और प्रैक्टिकल भी। तो थियरी एग्जाम के लिए, क्योंकि आप जानते होंगे कि डीयू का वही पूरा नेट वाला पैटर्न है एग्जाम्स का भी, वहां मैं कहूंगी कि मैं थोड़ी लकी रही कि वो तैयारी करी हुई थी जस्ट मास्टर्स के एंट्रेंस की। तो उसकी वजह से ऐसा हुआ कि तुरंत मैंने प्रीवियस ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में नेट का एग्जाम दिया, तो तुरंत वैसे क्लियर हो गया, क्योंकि पेपर 2 वाज स्ट्रॉन्ग, कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग था। तो पेपर 1 में उस समय मेरे 26 क्वेश्चंस ठीक हुए थे, उससे मेरा हो गया था, लेकिन अच्छे उससे नेट हो गया था। लेकिन मैं आज तक उसको एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज मानती हूँ, क्योंकि वो हो गया तो उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट मैंने बहुत हल्का समझ के दे दिया, जो कि पूरे 1 साल बाद हुआ था 2020 में आके। 2019 में मेरा प्रीवियस ईयर शुरू हुआ था।
तो मैंने दे दिया, 1 साल भी चला गया और मैं फाइनल ईयर में आ गई थी। और मतलब ऐसा लगा कि अभी भी नहीं हुआ नेट, तब भी नेट निकल गया था बट जेआरएफ नहीं हुआ। उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट हुआ, उस समय मैंने मेहनत करी बट मुझे लगता है कि मैं बहुत गलत मेहनत कर रही थी। मैं भी एक मेरे जैसे बच्चों से लोगों को ये भी सीख लेना चाहिए कि क्या मेहनत करनी है, क्या छोड़ना है। जैसे आप कहते हो कि क्या छोड़ना है वो भी देख लो। आप सब कुछ भी कवर मत करो, अपने प्लस पॉइंट पे जरूर काम करो कि जो आप कर सकते हो। तो उस 2021 का जो हुआ था हमारा एग्जाम, उसमें भी मैं ही बोलती जा रही हूँ, हमको ऐसा वो तो नहीं है। अच्छा, तो 21 में भी मैंने दिया, उसमें भी मेरा नेट निकल गया और वही सेम कहानी थी कि मेरा नेट ही होता चला जा रहा है। 3 बार नेट हो गया पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। फिर मैंने बहुत पहले तो ये सोचा इस बार के अटेम्प्ट में कि मुझे करना क्या चाहिए, मतलब क्योंकि पेपर 2 मेरा हमेशा 70+ क्वेश्चंस जाते ही जाते थे और लास्ट टाइम 78 क्वेश्चंस गए थे मेरे। उसकी वजह से हमेशा बहुत अच्छे मार्क्स से नेट हो जाता था मेरा। लेकिन फिर ऑब्वियसली लगता है कि थोड़े मार्क्स से भी रह रहा है तो क्यों रह रहा है, क्या दिक्कत है। तो पेपर 1 समझ आया कि इसको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि हमेशा हम यही समझते थे कि उधर स्ट्रॉन्ग कर लो, इसको थोड़ा थोड़ा भी करोगे तो हो जाएगा। लेकिन फिर अच्छे से नेट वाले लूप में आप फंस गए। हाँ, मैं उस लूप में फंस गई, क्योंकि मैं यही समझती हूँ कि पहली बार में निकले तो जेआरएफ निकले, नहीं तो मत करो, छोड़ दो उसको, गिनो ही मत, अटेम्प्ट ही मत गिनो। तो उसके बाद फिर अभी मैंने जब पता चला था जून में एग्जाम होगा, मई में मैंने तैयारी, 8 मई को मुझे डेट याद है, उस दिन से मैंने शुरू किया। मुझे लगा था कि 1 ही महीना है, तो बस उस शॉर्ट पीरियड के लिए मैंने उस समय स्ट्रैटेजी बनाई कि 1 महीना है तो पेपर 1, क्योंकि मैंने अब मुझे पता था पेपर 2 हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मतलब ऑब्वियसली उसके लिए पढ़ना है बट टाइम नहीं, 1 महीने में तो मैं पेपर 1 ही कर सकती हूँ, उसी को कर लेती हूँ कि पेपर 2 में निकाल लूंगी। तो अब बात ये हुई कि फिर मेरा थोड़ा मैथ्स अच्छा है वैसे, मतलब दिमाग मेरा ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इतनी प्रैक्टिस छोड़ी हुई थी कि मैं कैलकुलेशन मिस्टेक भी कर रही थी उस समय। मतलब कैलकुलेशन में मैं प्लस माइनस जल्दीबाजी में कुछ कर दे रही हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा। तो फिर मैंने बहुत सारी, उस समय मैंने आपको डिस्कवर नहीं किया था, तो आप मुझे मिले थे अराउंड जून के एंड में। तब अच्छी बात है कि पेपर पोस्टपोन हो गया था तो हम कुछ कर पाए। तो वो 1 महीना था, मैंने जितना मुझे मैथ्स का कंटेंट मतलब टॉपिक वाइज मिलता गया, रेशियो में ये वो मैंने जल्दी जल्दी कवर किया। और लकीली वो पोर्शन, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट बहुत है मुझे मैथ्स में, और इवन आईसीटी का मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कोडिंग वगैरह मैंने +2 में वही लिया था, आईसीटी मैंने, मतलब आईपी होता है एक सब्जेक्ट, वही लिया था। तो इंटरेस्ट तो था ही, तो जल्दी मैंने सोचा कि मैथ्स करते और साथ में डीआई भी कवर हो जाएगा, तो ये 2 यूनिट हो जाएंगे और 5-5 क्वेश्चन इसके आ ही जाते हैं। तो फिर मैथ्स का वही मैं बता रही थी कि मैंने शुरुआत से ही प्रीवियस ईयर लगाना शुरू कर दिया था। मुझे नहीं पता वो अच्छा था कि बुरा था, बट मुझे टॉपिक्स पता चल गए उससे कि मुझे पढ़ना क्या है, और प्लस मैथ्स का एक थोड़ा लेवल पता चल गया, या डीआई का लेवल पता चल गया, क्योंकि जब मैंने शुरुआत में लगाया था तो डीआई के 5 गलत थे मेरे कुछ पेपर में, लगातार सब 5 गलत करके आ रही हूँ, 1 सही कर दे रही हूँ, मतलब प्रैक्टिस के टाइम पे। तो ये हुआ कि अच्छा, फिर मैंने जब उसको बाद में लगाया, मतलब पेपर खत्म कर दिया, उसके बाद मैं पूरा टाइम लगा के वैसे ही सॉल्व करती थी। उसके बाद जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि सिर्फ टाइम की वजह से मैं घबरा रही थी, अदरवाइज मुझे आता था ये सॉल्व करना। तो फिर स्पीड पे काम करना साथ साथ नहीं, क्योंकि मुझे बस इतना पता था कि अगले महीने एग्जाम है, तो टाइम पे भी साथ में काम चल रहा था और कैलकुलेशन सब चीजों पे साथ में काम चल रहा था। और 5-6 दिन में ही स्पीड बनने लग गई जल्दी से, पता नहीं कैसे, बट स्पीड बनने लग गई और वो 5 भी ठीक होने लगे। मैं सोच रही हूँ कि वाह कितना सही हो गया। फिर मैथ्स में लेयर्स हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि लेयर्स में पहले महीने जब पढ़ा मुझे लगा हाँ सारे ठीक हो रहे हैं, लेकिन और पेपर सॉल्व करे, और पेपर जितना टाइम मिलता गया और करती गई तो पता चला इसमें लेयर्स हैं। और पिछली बार तो बहुत ज्यादा टॉपिक्स आए थे 35 शिफ्ट्स में, तो इतने ज्यादा पेपर थे कि हर 5 पेपर के बाद लगता था ये सारे टॉपिक नए आ रहे हैं अब, फिर उनको पढ़ना शुरू करती थी।
फिर लास्ट में ट्रिग्नोमेट्री में मैं गलती कर रही थी, बाकी सारे टॉपिक मैंने कवर कर लिए थे, तो वो हो गए थे। और इस बार भी मतलब मैथ्स में मेरे पांचों ठीक थे और आईसीटी के भी 4 ठीक थे। बस एक का ऐसा हुआ था कि वो एक सॉफ्टवेयर आया था जिसके उसके फंक्शंस पूछे गए थे, तो वो फंक्शंस मुझे पता नहीं थे, मतलब लाइन वाइज उन्होंने पूछे थे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो मुझे नहीं पता थे। मैंने ऐप का ही नाम सुना था सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर नहीं ऐप पूछा था उन्होंने कोई, तो मुझे वो नहीं पता था। बाकी 4 ठीक थे, तो बाकी सब ठीक थे क्वेश्चन, जितना पढ़ाया हुआ था आपने वही सब कुछ वही था। मतलब इवन बहुत बेसिक क्वेश्चंस लग रहे थे वो कि ये तो आते ही आते हैं। और मैथ्स में भी सब इस बार मैथ्स इजी ही आई थी, मतलब जैसे वो पिछली बार स्टेटमेंट वगैरह था, कुछ नहीं था, सिंपल मैथ्स थी, तो हो गया। उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग मेरा फेवरेट है, बहुत ज्यादा ही पसंद है। और आपसे पूरा इवन रिसर्च का मैम आपका एक 10 आवर्स का एक पूरा लेक्चर है यूट्यूब पर, तो पूरा मैंने पता नहीं 10 आवर्स का भी कितनी बार देख लिया होगा। और बाकी भी सारे आपके जितने मैराथन और सब कुछ सभी कवर कर लिए हैं। और बार बार इवन जो आपका मिनी मैराथन जो क्रैश कोर्सेज आती थी 10 की 10, मैंने ये सोचा था कि आखिरी के 2-3 दिन जब बचे थे तो मैंने सारे फिर से दोबारा देखे, और जो भी लगता था कि वो रिवाइज हो जाएगा दोबारा, तो सब रिवाइज हो गया। और बाकी लॉजिकल रीजनिंग जैसे मैंने बताया कि वो यही जो 5 यूनिट्स थी आईसीटी आरसी, सब में मेरे 4 ठीक थे, सिर्फ मैथ्स में 5 थे। इन्हीं चीजों ने मुझे बचाया, क्योंकि मेरे वाला पेपर अगर आप देखेंगे 11 अक्टूबर का शिफ्ट 2 का, तो वो बहुत फैक्चुअल आ गया था, जो मेरा बिल्कुल ठीक नहीं है, बल्कि पढ़ के गई थी वो तो। हाँ, और वो आया भी था। उसके अलावा कम्युनिकेशन में बहुत ऐसी चीजें आ गई थी जो डेफिनेशंस हैं और ये सब, मुझे इतनी डेफिनेशंस याद ही नहीं रहती है, या ये किसने दिया है, या ऐसी चीजें मुझे लगा कि मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ कौन से ऑथर हैं। ठीक है, हम टीचिंग एप्टीट्यूड का तो याद करते हैं कि ऑथर क्या थे, कौन थे, और इसके मैंने ऑनेस्टली कम्युनिकेशन मैंने पढ़ी ही नहीं थी, क्योंकि तो जनरल नॉलेज है, मतलब कोई भी कर सकता है। पढ़ी थी बट इतना वो मैंने नहीं किया था, तो उसमें मेरे मार्क्स कटे हैं। बट ये 5 यूनिट्स ने ऐसा मुझे बचाया कि उसमें मेरे हाईएस्ट मार्क्स आ गए बाकी बच्चों, मतलब म्यूजिक वाले बच्चों में ऐसा हुआ था। बेसिकली ऑल इन ऑल अगर हम आपकी स्टोरी को देखें, आपने बहुत प्यार से अपनी स्टोरी सारी समझा दी, बड़ा मजा आया मुझे सुनने में भी। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो इट इज काइंड ऑफ कि आपका 3 बार नेट निकला है ना, आपके जैसे आपने एमए स्टार्ट किया वहां से लेकर और आपके फाइनल ईयर तक, और 3 बार नेट निकला, और उस लूप से निकालने में पेपर 1 ने आपकी मदद करी। फाइनली पेपर 1 ही है जो आपको जेआरएफ दिला गया। तो ये जो बार बार हम बात करते हैं, या वीडियोस में भी मैं कई बार बोलती हूँ, बच्चे भी बोलते हैं कि नेट तो पेपर 2 करा देगा, पर जो जेआरएफ है वो तो पेपर 1 ही कराता है। तो वो एक बार फिर हो गया, आई थिंक आपके केस के साथ में ये चीज। और एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आपके एंजल्स जो है ना, वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपने, जैसे मैंने 5 महीने अगर लगाए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो जिस तरीके की तैयारी मैंने करी थी, मुझे लगा था कि मेरे ये यूनिट्स अच्छे हैं, वो आए ही नहीं। टीचिंग एप्टीट्यूड के 2 ही क्वेश्चंस थे, रिसर्च के 2 ही क्वेश्चंस थे, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अरे मैंने इतनी मेहनत करी, वो क्वेश्चन ही नहीं आया। जो मैं इतना घोट के हम पढ़ के जाते हैं रिसर्च और टीचिंग, वो आया ही नहीं। तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने ज्यादा क्वेश्चंस अगर एचई के डाल दिए तो क्या ही कर सकते हैं उसमें, वहां पे तो आप घबरा जाते हैं। और मैं पेपर 1 ही पहले सॉल्व करती हूँ हमेशा, तो मैं तो घबरा गई थी अच्छी वाली। लेकिन आपके एंजल्स हमेशा आपकी हेल्प करते हैं। एक इंसिडेंट मैं आपको छोटा सा बताती हूँ कि 2 दिन पहले मैंने ये सोचा कि जैसे मैंने पेपर 1 के सारे क्रैश कोर्स दोबारा देखे, वैसे पेपर 2 में मैंने अरिहंत की एक बुक आती है म्यूजिक की, पेपर 2 की, वो पूरी मैंने सोचा एक बार फिर से रीड आउट कर लेती हूँ। मतलब सारे टॉपिक्स नहीं, बट जितना दिख रहा था आंखों के सामने सारा दोबारा मैंने पढ़ लिया। और उसमें से कम 5 से 7 ऐसे क्वेश्चंस थे जो एज इट इज उठ के आए हुए थे पेपर 2 में। तो एट द एंड भले हमें नहीं पता कि हमने क्या मेहनत करी, मतलब हम अपनी तरफ से तो ठीक ही काम कर रहे होते हैं अब जितना हमें समझ आता है, लेकिन ऊपर भगवान भी देख रहे कि यार इसने मेहनत तो करी है, पर ये अभी बैठेगी पेपर में और इसको झटका लगेगा, तो हम इसकी हेल्प कर देते हैं, उधर इसके साथ क्वेश्चंस ठीक करा देते हैं। ये मैंने वो पहले कभी नहीं पढ़े थे, मैंने वो 2 दिन पहले जब देखे, वो दिमाग में कहीं रह गए, वो ही उठ के आए हुए थे।
वहाँ मेरी हेल्प हो गई। एक तो मैंने जो देखी थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ड्यू का कोर्स ही जो हमारा सिलेबस होता है वो उसी तरीके से डिजाइन होता है कि आपका नेट तो निकल ही जाएगा अगर आपने उसको सिंसियरली पढ़ा है। क्योंकि मैं वन ऑफ द टॉपर्स भी थी अपने बैचलर्स में, तो वो उसी के बाद तुरंत मेरा इसीलिए हो गया था, क्योंकि आपका जो नोट्स है, मैं ये कहूंगी कि जो म्यूजिक के स्टूडेंट्स हैं, मुझे बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं पता, वो जो म्यूजिक के स्टूडेंट्स हैं वो एक बार बस डीयू की जो म्यूजिक की वेबसाइट है डिपार्टमेंट की, वहाँ पे चले जाइए, एक बार उसका कोर्स देख लीजिए, उसका जो सिलेबस है वो आप डाउनलोड करके रख लीजिए। उसमें एक पॉइंट ऐसा लिखा हुआ है इन डिटेल, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि नेट में एक वर्ड लिखा होता है और उसके बहुत सारी चीजें उसमें उसके पीछे होती हैं, लेकिन उस 3 साल के या 5 साल के जब आप सिलेबस को देखते हो तो वही चीजें हैं, वो पूरी अच्छे से दी गई है। एक टॉपिक आपको नाम भी किनका पढ़ के जाना है वो भी पता चल जाएगा। वैसे वो नेट के सिलेबस में भी दिया होता है कि आप इनके बारे में तो जरूर पढ़ के आइए, इनके बारे में, लेकिन पूछ वो कुछ भी लेते हैं, है ना। लिखा जरूर होता है पर उन लोगों के बारे में अब ज्यादा आता नहीं, क्योंकि सबने पढ़ा हुआ है, वो नया आता है। तो मैं कहूंगी कि बेसिक के लिए तो आप वो सिलेबस जो बाहर के भी बच्चे हैं वो डाउनलोड कर लें और उसको एक टॉपिक देखते जाइए, तो उससे आपको बहुत अच्छा कवर हो जाएगा। वो सिलेबस अच्छी तरीके से डिजाइंड है। और इवन रागाज, जो राग है, जो ताल है, वो भी जो हमारे 80+ रागाज होते हैं, उन्हीं में से आप देखेंगे मोस्टली क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। तो आप उनको अगर अच्छे से पढ़ के जाते हैं वो भी हो जाएगा। और प्लस अगर बुक्स में बोलूँ, कम्पिटिटिव बुक्स जो है, अरिहंत की आती है यूजीसी नेट पेपर 2 म्यूजिक, उसके क्वेश्चंस मत देखिए, वो गलत होते हैं जैसे। तो बाकी उसका मैटर मोस्टली ठीक होता है, अच्छा होता है। और एक संगीत मैनुअल आती है, 2 वॉल्यूम्स में आती है, वो पढ़ सकते हैं। राग विज्ञान करके आती है, मैं नाम अभी भूल रही हूँ उनका, जो उनके ऑथर है। उसके अलावा एक बुक आती है जो उसपे सारे नेट के क्वेश्चंस हैं, कम से कम 2000 से ऊपर कुछ ऐसे क्वेश्चंस उसमें हैं जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, बट आप वो टॉपिक से अपना टॉपिक कवर कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन आए तो वो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। उसके अलावा प्रैक्टिकल जितना, क्योंकि जो राग पोर्शन है उसके कम से कम 20 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, और इस बार तो बहुत आए थे। तो वही मेरा प्लस पॉइंट इस बार रहा कि राग का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो उसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। 20 क्वेश्चंस अगर आपके वहीं बन गए तो बहुत अच्छा है। तो मैं कहूंगी कि जितने बच्चे थियरी ज्यादा पढ़ते, ग्रंथ बहुत लोग पढ़ते हैं, सब कुछ सब पढ़ के जाते हैं, पर आपको नहीं पता होता कि ग्रंथ में से कौन सा टॉपिक उठ के आ जाएगा, आपने हो सकता है वो ना पढ़ा हो। जैसे इस बार आए थे कुछ क्वेश्चंस कि प्राचीन काल का अवोबल का ये स्वर आपका कौन सा, आज का कौन सा स्वर हुआ। तो ये कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, आप कई बार कर जाते हो ऐसी गलती। लेकिन जो राग का क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। वेटेज जरूर देखिए आपकी, अगर 20 वहां से आ रहे हैं तो आप उसको पहले देखिए, कवर कीजिए उसको, ये स्मार्टली चीज। प्रिपेयर करिए। आई थिंक अमनदीप से बात करके हमने पूरे वीडियो में यही सीखा कि पेपर 1 में भी इन्होंने बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया था, 3 बार झटके खा लिए थे कि नेट तो हो रहा है, ये जेआरएफ क्यों नहीं हो रहा है। तो आई थिंक बहुत स्मार्टली इन्होंने अभी प्रिपेयर किया। और आई थिंक यही चीज है जो अब आप लोग देख भी रहे हो कि अगर आप पढ़ रहे हो तो सभी पढ़ रहे हैं, डिफरेंट कुछ नहीं है। अगर आप कुछ डिफरेंट कर सकते हो तो वो आपकी प्लानिंग में, आपकी स्ट्रेटेजी में, और वो चीज मुझे लगता है कि आई थिंक अमनदीप से बात करके हम यहाँ पर फील। तो थैंक यू सो मच अमनदीप कि आप यहाँ पर आए। और मैं बिल्कुल देखूंगी कि कमेंट सेक्शन में जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आपका या आप चाहते हो कि अमनदीप आपकी हेल्प करें, मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगी कि म्यूजिक का अगर कोई स्टूडेंट आता है तो जरूर से बात करें। अपना सोसाइटी ऐसी ओपन है, एकदम कम्युनिटी हमने बना ली है।